गरिमा जी, कांग्रेस की अज्ञानता पे मैं क्या बोलूं, ये खुद भी अपने आप को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कांग्रेस कितनी अज्ञानता में चली गई है। चुनाव कराना किसी सरकार का काम नहीं होता है। चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का होता है, नेशनल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनके भी कार्य आवंटित है, जैसे राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के कार्य आवंटित है। उनके क्षेत्राधिकार भी आवंटित है, कौन किसका क्या अधिकार है, किसका क्या अधिकार नहीं है। नेशनल जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं, उसको कंडक्ट कराती है नेशनल इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, पंचायत के, नगर निगम के, नगर निकाय के और अन्य जो इलेक्शन होते हैं, वो कंडक्ट कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सरकार का रोल इसमें केवल इतना ये होता है कि भाई उसको इलेक्शन कमीशन सरकार को ये भेजता है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि भाई हमें ये पोलिंग बूथ इस प्रकार का है, इसकी संरचना इस प्रकार की है, ये सेंसिटिव है कि सेंसिटिव नहीं है, वहां पे फोर्स की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, कितने कर्मचारी चाहिए, कितने कर्मचारी नहीं चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट वो सरकार को भेजता है। और बजटीय व्यवस्था के लिए वो सरकार को बोलता है। सरकार उसमें अपना इस दिशा में आगे काम करती है। इलेक्शन को कंडक्ट कराना, इलेक्शन का प्रोसेस को फुलफिल करना, वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ये कम से कम कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं और नेताओं को समझना चाहिए कि भाई ये प्रक्रिया क्या है। उसके बाद किसी प्रकार के प्रश्नों पे उनको मीडिया के सामने आना चाहिए। और विषय आपने कहा कि महिलाओं से संबंधित आपने कहा कि महिलाओं के लिए अब आरक्षण की व्यवस्था की बात कर रही है। गरिमा जी, मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता और सुखद भी लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से बाहर रही हो या सत्ता में रही हो, उन्होंने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए और समृद्धि के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए मजबूत करने के लिए एक मुझे लगता है जिस प्रकार के क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, किसी भी सरकार में इस प्रकार के काम नहीं किए। एक पार्टी में तो खासकर की उस पार्टी की नेता प्रधानमंत्री भी रही है, मगर मुझे इनके प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ ज्यादा वो बताएंगे कि वो कि उनके समय पे महिलाओं के लिए बता दे कि किसी प्रकार की योजना भी बनाई हो। मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं, उत्तराखंड के अंदर हमारी विगत 7 वर्षों से हमारी सरकार है। हमने कौन कौन से कदम महिलाओं को मजबूत करने के लिए काम किया है। हमारे सहकारिता समूह में हमने अभी जो 30% आरक्षण देने का भी काम हमारी सरकार ने किया है कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का, उनको पाठशाला से उनको सरकार के साथ कैसे जोड़ना है, योजनाओं के साथ कैसे जोड़ना है, वो हमारी सरकार ने अपनी नीतियों में लाया है। और यही नहीं, हमारी सरकार ने महिलाओं को जो हमारे जो प्रदेश के जो एग्जाम्स होते हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जाम होते हैं, उसमें उनके लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था हमारी सरकार ने करी है। ये दिखाता है कि उनको नौकरियों में भी, उनको सहकारिता समूहों में भी। अच्छा, दूसरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उत्तराखंड के अंदर, ये हमारी सरकार में बहुत तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप बने महिलाओं के। अभी तक मैं आज जो आपको डेटा भी दे रहा हूं, सकता है इसमें और बदलाव भी आ गया होगा, 72,000 से अधिक अभी तक यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं। ये कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि जो दूसरे अन्य ग्रुप जो बन रहे हैं या उनके साइड में जो पैरेलल में जो अन्य महिलाएं काम करना चाहती है, उनको भी वो ब्याज दे, उनको भी पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं। और यही नहीं, हमारी सरकार जब बनती है, इस बार 2022 में हमारी सरकार बनती है, दोबारा से हमारी सरकार आती है, प्रचंड बहुमत की सरकार आती है, उत्तराखंड की जनता भरपूर हमको आशीर्वाद देती है, उसके लिए उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत साधुवाद। हमने ये पहली बार उत्तराखंड में, इस उत्तराखंड को बने हुए 22 वर्ष हो गया था, हमने कभी ठीक है सर, सारी बातें ठीक है। आप कह रहे हैं प्रश्न नहीं आ रहे कि बीजेपी कराने को तैयार है। देखिए गरिमा जी, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती। मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी की अज्ञानता पे इतना प्रकाश नहीं डालना चाहता कि वो प्रकाश को भी ना देख पाए फिर। हाँ। और विषय रहा चुनाव का भी, आपने कह रहे कि वैसे तो मैं आपसे भी थोड़ा सा मुझे नाराजगी है, उसको आप अन्यथा ना लीजिएगा। आपने कहा कि हम मंगलौर हारे, बद्रीनाथ हारे, हमारे मुताबिक चुनाव के परिणाम नहीं रहे। उससे पहले 3 उपचुनाव रहे, बागेश्वर का उपचुनाव हुआ और गोपेश्वर का उपचुनाव हुआ और चंपावत का उपचुनाव हुआ। उसके परिणाम तो इस प्रकार के रहे कि कांग्रेस की हताशा आज तक बनी हुई है कि विधानसभा में छोड़ो। अरे सर, ये सब तो ठीक है, मैंने सिर्फ वही 2 गिनाए थे, बाकी सारे आप सिर्फ कुछ उपचुनावों की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ विधानसभा, लोकसभा सब आप जीते, लेकिन क्योंकि आप सब जीत रहे थे उस दौरान, अब अगर आप बद्रीनाथ और मंगलौर हारेंगे तो ये भी बड़ी बात है ना कि इतना डबल इंजन की सरकार होते हुए और इतना अच्छा बहुमत आपको बराबर मिल रहा था, तो शिकायतें कहां पर रह गई। बड़ी बात तो ये है, कांग्रेस इस वक्त वर्तमान में जो स्थिति है ना, वो 1 सीट पे जीत रही है। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई यहां पर आपने क्या गलती कर दी, और रही गलती से आप भी स्वीकारेंगे, तभी आपके हाथ से वो सीटें गई।
गरिमा जी, एक बल्लेबाज होता है, बहुत अच्छा खेल रहा होता है और बहुत अच्छी इनिंग खेल चल रही होती है, अगले मैच में क्या होता है कि वो क्लीन बोल्ड हो जाता है, तो उसको लगता है, उस बॉलर को ऐसा लगता है कि अब तो हमने इसकी कमियां पकड़ ली है, अब तो अगली बार हम ही जीतेंगे, हम ही इसको, मतलब कि जो इसकी फॉर्म थी उसको, फॉर्म को हमने खत्म ही कर दिया। तो कांग्रेस की कुल मिला के स्थिति है, 2 चुनाव जब हुए, उपचुनाव हुए उत्तराखंड के अंदर, तो इन्होंने सोचा कि हरियाणा भी जीतेंगे, जम्मू कश्मीर भी जीतेंगे। हरियाणा में देख लीजिए क्या स्थिति हुई है, जम्मू कश्मीर में हमें बहुमत नहीं मिला, मगर हमें सबसे अधिक वोट परसेंटेज जम्मू कश्मीर के अंदर 28% वोट मिला हमको, 42 सीटें, जबकि उनको एनसीपी को मिली, मगर उनका भी वोट परसेंटेज के लगभग है, हमारा 28% वोट परसेंटेज है। हम उस पर समीक्षा करेंगे, कहाँ कमियां रही, कहाँ कमियां नहीं रही, कहाँ पे हमें और काम करना है, कहाँ हमें अपने लोगों को और जागरूक करना है, वो अलग विषय है। मगर हम, जहां तक चुनाव की बात आती है कि 2 चुनाव, उसके बाद आप देख लीजिए कि कौन अपने को मजबूत कर रहा था, कौन अपने आप को उत्साह में अपने आप को कमजोर कर रहा था। और जहां तक महिलाओं की गरिमा जी बात रही है, बड़ी ईमानदारी से आपको कहना चाहूंगा, जो इस समय दर्शक भी देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा, हमारे चाहे विषय महिलाओं का है, महिला चाहे बंगाल की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे कन्याकुमारी की हो, चाहे आपके अरुणाचल प्रदेश की हो, चाहे कश्मीर की हो, महिलाएं महिलाएं हैं, सब एक ही समान है हमारे लिए, समान दृष्टि से हम उनको देखते हैं। मैं एक विषय आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये मौका उड़ाया करते थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम को चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब चलाया था, तो मुझे ये कहते हुए आपके दर्शकों को और जो यहाँ पे पैनल में बैठे हुए लोगों को बताते हुए इस बात का फक्र होता है कि पिछले बार का जो सेक्स रेशियो का जो अनुपात भी निकला है, पहली बार भारत के, स्वतंत्र भारत के अंदर लड़कियों का अनुपात लड़कों से अधिक रहा है। 2 राज्य ऐसे, एक हरियाणा और एक राजस्थान, एक से 2 राज्य थे जहां पर की बहुत इस अन्य राज्य बड़ी घृणा से देखते थे कि वहां पे जो बच्चियों का जो सेक्स रेशियो बहुत कम है, उसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है। ये जो हम कोई भी कार्य अगर उठाते हैं तो हमारे, वैसे भी कांग्रेस जमजात विरोधी है, हमारे कार्य का विरोध करते हैं, इतनी हमने सफलता पाई है बड़े कि लिंगानुपात में जो एक बड़ी समस्या थी, उस और अच्छा एक कदम आया है कि पिछले वर्ष हम लिंगानुपात में बच्चियां पुरुषों से आगे निकली है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये गरिमा जी, उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को, अभी अरुण जी ने भी जिस और इंगित किया कि भाई उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है, मैं इसमें किसी प्रकार की 2 राय नहीं रखता हूं, मगर उन महिलाओं की भावनाओं को अगर किसी ने सम्मान दिया है, वो उत्तराखंड में पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने इस राज्य को पृथक राज्य बनाया, इस राज्य के लिए बहुत कुछ उन्होंने दिया, यहाँ के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। हमारी जो 7 वर्ष की सरकार है, उन्होंने बहुत सम्मान देने का काम किया। अगर प्रॉपर्टी में पहली बार अधिकार देने का काम किया तो हमारी सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसमें थे। और पहली बार ऐसा होता है कि लड़कियों को, हमारी केंद्र की सरकार में पहली बार स्वतंत्र भारत में ऐसा होता है कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर सबसे अधिक समय तक रही है और वर्तमान में भी उन्हीं के पास कार्यभार है। और राज्य जब 33%, पहली बार ऐसा होता है कि संसद भवन के अंदर महिलाओं के लिए 33% जब आरक्षण आता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाता है, तो विशेष सत्र का आह्वान किया जाता है। ऐसी एक से एक योजनाएं हैं, चाहे पीएम उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ हो, अच्छा मात्र, जहां तक महिलाओं से संबंधित एक विषय और बताना चाहता हूं, महिलाओं को पहले 26 सप्ताह का, 12 सप्ताह का पहले अवकाश मिलता था। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने उनको 26 सप्ताह देने का काम किया। और एक बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इंदिरा हृदयेश जी का नाम लिया, तो मैं उन पत्रों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अब वो दिंगत हो गई है। जब आपने गिरेबान में हाथ डालने का प्रयास ही किया, तो बता ही देता हूं दर्शकों को, एनडी तिवारी से और हरीश रावत से परेशान होकर कितने पत्र उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को लिखा, तो शायद ही अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उस दल से जुड़े हैं, मगर वो सार्वजनिक रूप से जब बाहर आ गए थे तो कुछ हम लोगों को भी पता चला। और जहां तक महिलाओं की बात होती है कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन आने, सेना में परमानेंट कमीशन आने तक इतना समय लग गया कि आदरणीय मोदी जी की सरकार को आना पड़ा। उन्होंने महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन देने का काम किया। और बड़ी आज की आप देख सकते हो कि फाइटर प्लेन से लेके सामान्य विमान तक वो उड़ा रही है। ये हमारी दूरदर्शिता दिखाती है कि जब बच्ची पैदा होती है तो 10 वर्ष से पहले अगर वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत वो अपना खाता खुलवाती है, और जब तक वो बालिग नहीं हो जाती है तब तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। वो पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो अपनी शादी भी कर सकती है, अपने हायर एजुकेशन के लिए भी वो आगे प्रोसेस कर सकती है।
हमने उनके बालिकाओं के जन्म से लेके, उसके विवाह से लेके, उसके शिक्षा तक का जिस प्रकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से नीतियां बनाई है, प्रदेश ने उसको अमल किया है। जनधन खाते में आज ये रिकॉर्ड है कि जब जनधन खाते खुल रहे थे तब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी और उस समय के आरबीआई के गवर्नर तैयार नहीं हुए थे कि हम इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकते, हमारे पास इस बार इस प्रकार का प्रभावी इफेक्ट सिस्टम इकोसिस्टम नहीं, क्योंकि उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, चाहे वो प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह रहे थे, उन्होंने कहा था कि ना हमारे पास बैंक इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ना हमारे पास बिजली है, ना इतने कर्मचारी है, ना ये, तो उन्होंने उस समय जेटली जी ने और आरबीआई के जो गवर्नर थे, कहा